हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग करेंगे, यानी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। और साथ के साथ जो भी कॉन्सेप्ट है, जो बेस होता है किसी भी चैप्टर का, वो भी मैं सारा बताऊंगा। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ एक्सरसाइज करवाई जाएगी। ये समझो कि जैसे शुरुआत में आपको सब कुछ समझाया जाता है कि भाई चैप्टर में है क्या, चैप्टर का नाम क्या है, सब कुछ बिल्कुल बेसिक्स है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहले मैं थोड़ा बेस बता दूं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इस चैप्टर में क्या है, तो चैप्टर का नाम क्या है बताओ। हो सकता है कुछ लोगों को चैप्टर का नाम ही ना पता हो। ठीक है, तो भाई पहले तो हम ये समझते हैं कि चैप्टर के नेम की मीनिंग क्या है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर का नाम है हमारा। ठीक है जी, कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस करोगे ना तो बढ़िया से सब पूरा चैप्टर अच्छे से धीरे धीरे कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की एनसीईआरटी करवा रखी है, तो आप आराम से वहां से कर सकते हो। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर का नेम है। ठीक है, अच्छा जी, तो भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर मैं बात करूं आपसे, तो हमने जो एक चैप्टर 9th क्लास में पढ़ा था उसका नेम क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था ना। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल की पावर जो है 1 होगी। ठीक है, ये हो गया लीनियर। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का साइन आएगा। इन टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल होंगे। तो आपने जो चैप्टर 9 क्लास में किया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसमें कुछ इक्वेशन इस टाइप की होती थी। देखो, दो वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल हो गए, इक्वेशन मतलब इक्वल टू आ गया, लीनियर मतलब पावर 1 है। यस और नो, समझ में आ रही बात। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा हाँ, ये होता है लीनियर इक्वेशन। इसके अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं कांस्टेंट टर्म को LHS में लिख दूं, समझ रहे हो, तो हमारा ये जो होता है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना। अब यहां पे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, पहले मैं इसी के बारे में बात कर लूं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। आपने 9th क्लास में जैसे अगर ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसका ग्राफ ड्रॉ किया था। यस और नो, किया था ना, ग्राफ बनाया था इसका 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 का। कैसे बनाया था, तो आप ऐसे एक टेबल बना देते, मैं याद दिला देता हूं। इधर आपने लिखा x, इधर लिखा y। अब आप एक बार x को 0 रखोगे y निकालोगे, और y को 0 रखोगे x निकालोगे। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है, तो पुट करा मैंने x इक्वल टू 0। तो x को 0 रखा तो 2 इंटू 0 0 प्लस का 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू 6 आ गया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो अगर x को 0 रख दिया तो y आ रहा है 2, और अगर मैंने y को 0 कर दिया, ठीक है, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 0 हो गया, माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 6, x आ जाएगा 3। तो 3 और 0 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया 3,0, ये पॉइंट हो गया 0,2। फिर मैंने कहा चलो इसका ग्राफ बना दो, इसका ग्राफ बना लो। तो ग्राफ कैसे बनाते थे, तो भैया ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। तो 0,2 पॉइंट कहां होगा, y एक्सिस पे होगा। तो ये से ये 1 और ये 2, तो ये पॉइंट है 0,2, ठीक है। और ये पॉइंट है 3,0, तो 1 2 3, तो x एक्सिस पे 3,0 ये वाला पॉइंट हो गया। तो अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये हम ऐसे कर्व बनाते थे। समझ में आ गई बात। तो ये सारा 9th क्लास का था, याद आ गया। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका हम ग्राफ बनाते थे। जिसमें आपसे कोई पूछे कि इस लाइन पे कितने पॉइंट हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कितने, इनफाइनाइट पॉइंट। देखो ना, 1 2, अब काउंट करते रहो, 4 5 है, समझ रहे हो, इनफाइनाइट है, ठीक है, एक लाइन पे। लेकिन अब इस चैप्टर में क्या है, हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब हो जाता है दो। तो जैसे मैंने अभी एक लाइन लिखी है, तो अब मैं आपको स्टैंडर्ड की बात करूं, तो अब आपके पास जैसे एक लाइन तो ये हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
अब अगर दो हैं तो फिर से लिख लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहले वाले को a1 b1 c1 कर दो, दूसरे को a2 b2 c2 कर लो। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया है कि नहीं, दो लाइन का। तो अगर मैंने अभी जैसे एक लाइन ये सॉल्व की है और इसका ग्राफ बनाया है, ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं आपको एक और लाइन अब दे दूं, सपोज करो x प्लस वाई इक्वल टू 2, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ये दे दी, तो सेम तरीके से आप फिर से एक टेबल बनाओगे। अब जैसे अभी आप, मैं समझ में आया ना, 9th क्लास में हम एक ही लाइन बनाते थे, अब हमें दो लाइन बनानी पड़ेगी एक ही ग्राफ पे। इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल मेथड, जो कि हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं वो ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब सॉल्व करने का क्या मतलब होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो पहले तो मैंने अगर ये लाइन दी है x और y, तो अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y कितना आएगा? 2 आएगा ना, ठीक है। और अगर मैं यहां पे y को 0 कर दूं तो x2 आ जाएगा, देख लो। तो ये पॉइंट हो गया 2,0, ये हो गया 0,2। तो इन दो पॉइंट को अगर मैं इसी ग्राफ पे बनाऊं तो कहां होगा? देखो 0,2 तो यही हो गया 0,2, 2,0 देखो x एक्सिस पे होगा। तो क्या हमारी दूसरी लाइन जो है ये वाली, क्या वो कुछ ऐसे बन जाएगी? ठीक है, कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी। तो हमने अब क्या सीख लिया कि दो लाइन यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीख लिया, ठीक है। अब तुमसे कोई बताए, बोले कि इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन बताओ, क्या है सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन का मतलब होता है सिंपल, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब है भाई, सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वैल्यू कितनी है, बल्कि बोलूं कॉमन वैल्यू। क्या बोलूं? सॉल्यूशन का मतलब होता है x y की वैल्यू, और वो भी क्या? कॉमन, जो दोनों को सेटिस्फाई करें, कॉमन। तो आप बताओ इन दोनों लाइन में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है? क्या ये आपको पॉइंट दिख रहा है कॉमन है? 0,2। तो पॉइंट हमारा जो कॉमन है वो 0,2 है। इसका मतलब ये x होता है और ये y, तो हमारा x हो जाएगा 0 और y इक्वल टू हो जाएगा 2। यानी कहने का मतलब ये है इस लाइन पे भी इनफाइनाइट है, इस लाइन पे भी इनफाइनाइट पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है 0,2 यानी कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, ये इसका कॉमन पॉइंट है और इस कॉमन पॉइंट को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो किसी क्वेश्चन में बोलेगा सॉल्व करो दो इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से, मतलब सॉल्व करो ग्राफिकल मेथड से। सॉल्व करने का मतलब वो आपसे जानना चाहता है कि x और y क्या है जो कॉमन है। बात समझ में आ गई? यानी आपको पहली एक्सरसाइज में क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है दो लाइन को। तो दो लाइन को कैसे सॉल्व करना है? ग्राफ बनाओ, कॉमन पॉइंट चेक करो। हालांकि एक दो क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक ट्रिक पता लग जाएगी जिसमें आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ग्राफ में काफी बड़ा प्रोसेस होता है, पहले ये पॉइंट वॉइंट लो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग के जो दो क्वेश्चन हैं उनमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ से सॉल्व करना है, फिर आगे का कॉन्सेप्ट मैं सेकंड क्वेश्चन से पहले बता दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अभी आपको क्या करना है कि दो लाइन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब एक्स वाई निकालना है, और एक्स वाई निकालना है तो उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे चल के कुछ क्वेश्चंस में बिना ग्राफ बनाए भी आप आंसर निकाल सकते हो, वो सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, उससे आगे बात करेंगे। आगे इतना समझ में आ गया? नोट अच्छे से कर लो सारी चीजें बढ़िया से, और मैं इसको देखो पूरा दिखा देता हूँ, नोट कर लो इसको अच्छे से। अब हम लोग करते हैं अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में साफ लिखा है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये न्यू एनसीईआरटी है, अपनी एनसीईआरटी निकाल के रख लो। फाइंड देयर सॉल्यूशन, जिसकी मैं बात कर रहा था, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी ग्राफ बना के ही सॉल्व करना है। अच्छा, पेपर में ये सेम क्वेश्चन आ जाए और कुछ लिखा नहीं है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। आप कहोगे सर किसी भी मेथड मतलब जो कि सेकंड एक्सरसाइज में और थर्ड एक्सरसाइज में आएगा, क्योंकि ग्राफ बनाने में बच्चों को थोड़ा लगता है कि यार ग्राफ बनाना है, और अभी जो सेकंड थर्ड एक्सरसाइज आएगी ना उसमें ग्राफ नहीं होता, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अभी लेकिन आपको करना है, पेपर में कई बार लिख के आ भी सकता है, तो जिस बार आ जाएगा लिख के ग्राफिकल करो तब तो तुम्हें ऐसे ही करना है, अदरवाइज तुम सेकंड और थर्ड वाली एक्सरसाइज का भी मेथड सीख सकते हो। अभी भूल जाओ सेकंड थर्ड, अभी हम इसी पे फोकस करते हैं। तो चलो क्या लिखा है क्वेश्चन में, पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या लिखा है,
तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिखा है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूं तो भाई फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट है एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो इसमें देखो आप दो चीजें दिख रहे हैं ना, गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, तो दो वेरिएबल लेट कर दो। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉय, लेट नंबर ऑफ बॉयज भी x। आप चेंज भी कर सकते हो, मैंने बॉय को अगर x ले लिया, लेट नंबर ऑफ बॉयज भी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। ठीक है, तो गर्ल्स को हमने y ले लिया और बॉय को x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा है। इसका मतलब अब 10 स्टूडेंट मतलब गर्ल्स और बॉयज ही तो होंगे, इनको ऐड ही तो करना होगा। तो इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो क्या वो 10 के इक्वल आ जाएगा, यस और नो। ठीक है, एक कंडीशन ये आ गई और एक कंडीशन क्या आ जाएगी, मतलब एक कंडीशन में क्या आ गया कि हमने x और y को ऐड कर दिया, 10 आ गया क्योंकि बोला था 10 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भैया 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करवा दिए हमने। अब क्या लिखा था, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं बॉय से। तो गर्ल्स हैं क्या y और बॉय कितने हैं x। तो जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं। तो कुछ बच्चों को लगता है अच्छा गर्ल्स 4 ज्यादा हैं, गर्ल्स ये हैं, तो यहां पे 4 ऐड कर देते हैं और इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। गलत है, आपको उल्टा करना है, आपको बॉय में ऐड करना है। अब अगर सर ऐसा क्यों, समझो इस बात को। जैसे सपोज करो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है। अगर मैं कहूं मुझे बीच में इक्वल टू का साइन लगाना है, तो आप बड़ी लाइन में कुछ ऐड कर दोगे या छोटी लाइन में कुछ ऐड करोगे बराबर करने के लिए। तो आप कहोगे हाँ सर छोटी लाइन में ऐड करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहां है, आपको पता है गर्ल्स ज्यादा हैं, कितनी 4, तो वो तो ये तो बड़ा नंबर हो गया ना लार्जर, और ये स्मॉलर है और इक्वल टू का साइन है, तो स्मॉलर में कुछ ऐड करना है ना। हाँ अब समझ में आया, हाँ सर इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी याद रखना, जब भी ऐसा बोला जाए गर्ल्स ज्यादा हैं या कम है बॉय से या कुछ और कंडीशन हो, तो आपको उल्टा करना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना, तो छोटे को बड़ा करना पड़ता है, तो उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस से चीजें आ जाएंगी। तो यहां ऐड करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई हो। तो यहां से ये इक्वेशन आ गई, चाहो तो x को इस साइड लिख लो, तो -x + y = 4। कांस्टेंट नंबर आपकी मर्जी है, LHS में लिखना है तो ठीक है, नहीं तो राइट साइड भी लिख सकते हो। तो हमारी फाइनली ये इक्वेशन एक आ गई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, पॉइंट चाहिए होगा। तो हम एक टेबल बना लेते हैं इस तरीके से, x और y। चलो अगर मैंने इस वाली लाइन में x को 0 रख दिया तो y कितना आ जाएगा, बहुत आसान है, 0 + y = 10, तो y 10 आएगा। और y को 0 करूंगा तो x 10 आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान हो गया, 10, 0। और आप ये ग्राफ पेपर पे, मतलब मैं तो ग्राफ इस पे बनाऊंगा, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाना, आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ना, 0, 10। ठीक है, अब इसके लिए ग्राफ वो ना टेबल बना लेते हैं। अच्छा आप हो सकता है कोई स्कूल में आपको बताया कि 3 पॉइंट लेने होते हैं। हाँ सही बोलते हैं, ऐसे गलत नहीं है। देखो आप 2 पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, चाहो तो एक और पॉइंट ले लो। ठीक है, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा है कि भाई मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूं तो ठीक है, नहीं तो 3 पॉइंट लेने से फायदा ये होता है कि अगर मान लो गलती से तुमने कोई गलती कर दी, मिस्टेक मतलब होता है ना, जैसे हमें माइनस का प्लस लिख दिया, हो गया गलत, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारी गलती। लेकिन तीसरा पॉइंट लेने से फायदा ये होता है आपकी गलती पता लग जाती है। क्योंकि अगर मान लो 2 पॉइंट तुमने बनाए और अगर तुम्हारा तीसरा पॉइंट यहां आ रहा है, इसका मतलब तुमने कुछ गलती की है। एक लाइन में आने चाहिए तीनों पॉइंट। ठीक है, तो इस वजह से आपकी मर्जी है, आप 2 पॉइंट से बना लो। अगर आपके स्कूल में बोला जा रहा है 3 पॉइंट लो, तो एक और ले लेना। ठीक है, मैं आपको 2 पॉइंट से बना के दिखा दे रहा हूं। अच्छा अब यहां पे क्या करेंगे, ये -x + y = 4 है, तो यहां पे मैंने x को 0 रख दिया, तो ये 0 हो गया पूरा, प्लस का y = 4, तो y की वैल्यू 4 आएगी। लेकिन जब y को 0 करूंगा, देखो ये करके दिखा देता हूं मैं, -x y को 0 करा = 4, तो -x = 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, तो ये आ गया -4। ठीक है, आई बात समझ में।
तो ये आ गया माइनस का 4। अब यहां से क्या होगा, ये आ जाएगा 0,4, ये आ गया इसका -4,0। ठीक है, ये हो गया 0,4, ये हो गया -4,0। तो अब आप क्या करिए, पॉइंट आ चुके हैं, अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा देख लो, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 है यहाँ पे, और ये 4 नहीं सॉरी x की मैक्सिमम हाँ 10 है, तो हमें 10 तक बना लेना है। 1 2, आप ग्राफ पेपर पे करना, एक बॉक्स जो होता है ना उसको 1 यूनिट देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, और y में हमारा कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और 10 यहाँ y में भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, और -1 -2 -3 -4, क्योंकि ये -4 भी है ना, x में भी -4 है, y में तो नहीं है, तो यहाँ -4 1 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हो गया। समझ में आ रही ना बात, क्लियर है ना। तो x को 0 करा था तो y 4 आया था, और y को 0 करोगे तो x आएगा -4। ठीक है, तो अब देखो लाइन बनाते हैं। तो पहला पॉइंट है 0,10, इस लाइन को बना रहा हूं पहले। तो 0,10 कहां होगा, y एक्सिस पे, ये पॉइंट है 0,10, और x एक्सिस पे ये वाला पॉइंट होगा 10,0। तो इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, आप कैसे बनाओगे, ग्राफ पेपर पे बनाना। ग्राफ पेपर लो, उसमें एक बॉक्स को 1 यूनिट लेके, ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, एक बॉक्स में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर को आप ले रहे हो 1 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से ये लिख दोगे अपना यूनिट। अच्छा, और क्या है, दूसरा हमारा क्या है, 0,4, चलो इसको दूसरे कलर से बना देता हूं। 0,4, 0,4 कहां होगा, यहां, और -4,0 कहां होगा, यहां। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो 2 लाइन हमारी बन गई। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा 0,4, और ये है -4,0। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है P, ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन है। तो ग्राफ पेपर पे जब आप बनाओगे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिखेगा, हालांकि मेरा भी बहुत एग्जैक्ट बन गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे x 3 है और y 7 है, तो ये 3,7 है, क्योंकि जब भी हम पॉइंट लिखते हैं तो वो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है कि नहीं, समझ रहे हो, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये x है मेरा और ये मेरा y है। ठीक है, तो x मैंने किसको लिया था, नंबर ऑफ बॉय को, तो मेरे नंबर ऑफ बॉय के मतलब कहने का मतलब मैंने क्या सिखाया था आपको, 2 लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही सॉल्यूशन होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो मैं कह सकता हूं ना, मेरा x 3 आ गया और y 7 आ गया। अब 3 क्या था, 3 था नंबर ऑफ बॉय, तो मेरे नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। क्लियर, समझ में आई बात, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यानी करना क्या है कि 2 इक्वेशन बनानी है, और उसके बाद हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकाल लेनी है कॉमन पॉइंट से, और आप जब ग्राफ पेपर बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। मेरा भी, मैंने बहुत एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करी तो मेरा भी बिल्कुल एग्जैक्ट ही आ गया। तो नंबर ऑफ बॉयज 3 हो गए, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गए। आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, कमेंट सेक्शन बता देना, फीडबैक, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में से, ठीक है, और कमेंट सेक्शन बता देना, लाइक वाइक कर देना, वीडियो फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये नोट आउट कर लो। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है, 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट है 50 रुपीज, 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है 46 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन बताना है। तो अगर हम लेट कर लें इसमें, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी x रुपीज, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन भी y रुपीज। ठीक है, ये हमने x और y लेट कर लिया। अब एक बता ना, ये मेरे पास जो मार्कर है, सपोज इस मार्कर की कॉस्ट मान लो 10 रुपए है, तो अगर 10 रुपए की कॉस्ट और मैंने 10 मार्कर ले लिए, कितने की कॉस्ट पड़ेगी, 10 मार्कर थे, एक मार्कर 10 रुपए का था, तो मल्टीप्लाई करोगे ना, 100 रुपए हो गए, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो कॉस्ट है
वो मल्टीप्लाई हो जाता है कि आपने कितना अमाउंट लिया है उसका, ठीक है, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाती है। तो अगर मैं पहली इक्वेशन बनाऊं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बनेगी, 5 पेंसिल ली है और एक पेंसिल की कॉस्ट है x, तो 5 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा, प्लस 7 पेन है और एक पेन की कॉस्ट y है, तो क्या 7y हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 50 रुपीज। तो एक कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, 7 पेंसिल है तो यानी 7x प्लस 5 पेन यानी 5y इक्वल टू 46, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारी आ गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके लिए पॉइंट बन लेंगे, ठीक है, x और y के लिए पुट करेंगे और फिर हम ग्राफ बनाएंगे, तो हमें कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा और x y हमें पता लग जाएगा, ठीक है। चलो बनाते हैं x y, ठीक है, ये हमारा x y, इधर x y। अब देखिए जी कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, समझते हैं। देखो हमारे पास ये है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो अगर मैंने यहाँ पे x को 0 पुट करा, समझ ना, तो ये तो 0 हो जाएगा। सबसे पहले x को 0 और y को 0 रखा करो, ठीक है। तो 7y इक्वल टू 50 आएगा, तो y आ जाएगा 50/7। अब तो ये तो प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन में नंबर मत लेना, ग्राफ में फिर दिक्कत आएगी पॉइंट में बनाने की। हमेशा ट्राई करना इंटीजर नंबर मिले ऐसा पॉइंट लेना। तो x इक्वल टू 0 तो भाई ये सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, तो इसको मत लो भाई। तो y इक्वल टू 0 लेके देखते हैं, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50। तो 5x ये तो 0 हो गया, 50 x इक्वल टू 10, चलो ये सही आ गया। तो y को 0 लिया तो x 10 तो मिल गया। अब एक पॉइंट और ढूंढो कोई, ठीक है, जिस पे हमें इंटीजर वैल्यू मिले, ठीक है। तो मुझे देखो याद है, तुम लोग थोड़ा दिमाग लगा लेना, रखना, देखो ऐसे रट्टा मार के पेपर में नहीं मजाना, कुछ रख लेना, 2 रख लेना, 3 रख लेना, 4 रख लेना, 5 रख लेना, तो भी इंटीजर वैल्यू किसी न किसी पे तो मिल ही जाएगी ना। मतलब हमें कोशिश ये करनी इंटीजर वैल्यू पुट करनी और इंटीजर मिले, दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो मैं पुट कर लेता हूं x को 3 पे आ जाती है इंटीजर वैल्यू इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोग और भी वैल्यू ट्राई करना, आपको खुद ही पता लग जाएगा। वीडियो पॉज कर लो, खुद ही ट्राई करो इनके पॉइंट निकालने का, क्यों सॉल्यूशन देखो, है कि नहीं, पहले खुद से ट्राई कर लो। तो चलो x इक्वल टू 3 रखा, तो 5 इंटू 3 प्लस का 7 इंटू वाई इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये हो गया 5 इंटू 3 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 15, तो 7y इक्वल टू 35। तो y कितना आ गया, 7 से डिवाइड कर दो, 5 आ गया। तो x को 3 रखा, y आ गया 5, तो ये पॉइंट हो गया 3,5 और ये हो गया 10,0, ठीक है। चलो इसमें और चैलेंज है, इसमें अगर आप इस वाली इक्वेशन में यानी कि 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 में, ठीक है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 में अगर आप x 0 पुट करोगे ना, तो y भी इंटीजर नहीं आएगा और y को 0 करोगे तो x भी इंटीजर नहीं आएगा। चेक करके देख लो। देखो अगर मैं y को 0 कर दूं तो ये 0, तो 7x इक्वल टू 46 डिवाइड नहीं होता है, ऐसी ये नहीं होगा। तो अब फिर से वही वाली बात है, कुछ वैल्यूज पुट करो। तो अगर आप पुट करोगे x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट कर दो, तो देखो कितना आएगा, 7 इंटू 3 प्लस का 5y इक्वल टू 46, तो 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 21, तो 5y इक्वल टू 46 में 21 जाएगा, कितना आएगा, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 2, देखो y आ गया 5। तो x को 3 रखा, y को 5, तो एक पॉइंट तो चलो मिल गया 3,5। अब थोड़ा वीडियो पॉज करके ना खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ और देखो किस पे रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैं पुट कर देता हूँ, मुझे तो पता है क्या रखना है, x को -2 रख दो, ठीक है। आप माइनस में प्लस में कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो 7 इंटू -2 प्लस का 5y इक्वल टू 46, 7 इंटू -2 कितना होता है, -14, प्लस का 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46 प्लस माइनस का यहाँ प्लस हो गया 14, तो 6 प्लस 4 10, और ये कितना आ गया 10, 1 कैरी गया, 4 तो 6, तो y की लो आ जाएगी 12, यानी कि x को लिया -2 और y कितना आ रहा है 12, ठीक है। चेक कर लो, -14
प्लस 60, ठीक है, 56 और 46, ठीक है। तो ये आ गए 2 पॉइंट, -2,12। अब आप इन दोनों लाइन को एक ग्राफ पेपर पे बना लो, एक ही ग्राफ पेपर बनाना है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस है। तो इस वाले में हमारा 10,0 कितने का गैप लेना चाहिए, 1 का ही गैप ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 12 तक है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पहले आप इतना नोट करें, फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइज आपने नोट तो कर ही लिया, दिख तो रहा ही होगा। अब मैं बिल्कुल कॉर्नर में खिसकाता हूँ, ग्राफ के लिए स्पेस क्रिएट करना है ना। चलो, हमारा x में बहुत ज़्यादा नहीं है ना, 10 है, बस 10 ही तक है ना। y में ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा नहीं है, तो मैं y में थोड़ा ज़्यादा लूँगा और x में भी थोड़ा ज़्यादा रखूँगा, ठीक है, क्योंकि एक एक का गैप ले रहा हूँ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और y में तो देखो 12 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पॉइंट है 10,0 3,5। पहले चलो पहली लाइन बना लेता हूँ। 10,0 देखो ये पॉइंट है 10,0 और 3,5 कहाँ होगा, x 3 है और y 5 है, तो 3,5 देखो ये आएगा ना, x 3 और y 5, तो ये पॉइंट है 3,5। तो पहली लाइन तो हमारी ये ड्रॉ कर दो भाई, आप ग्राफ पेपर पे बनाना, ठीक है, ठीक है, ग्राफ पेपर पे आप बनाना। अच्छा, ये हो गया पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या है, 3,5, यानी एक पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट है -2,12, तो -2 कहाँ होगा, x इधर कहीं होगा, -1 -2 इधर, ठीक है, -2,12, 12 इधर है, ये पॉइंट है, ठीक है। देख लो, x -2 इधर हो गया और y हमारा 12 इधर हो गया, और 3,5 देखो यही पॉइंट है, तो इसका इस पॉइंट से, यानी ये पॉइंट जो -2,12 है ना, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। मतलब हालांकि स्ट्रेट लाइन होगी, हो सकता है आपको स्ट्रेट लाइन ना दिख रहा हो, क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रही है, ठीक है, थोड़ा तिरछी सी दिख रही है, आप स्केल से बनाओगे ना। तो देखो आपको कॉमन पॉइंट क्या मिला, 3,5। तो ये जो कॉमन पॉइंट है, तो ये x और ये y है, तो x हमारा 3 आ गया, y हमारा 5 आ गया। तो x हमने किसको लिया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा, ₹3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या हो जाएगा, रुपीज कितना, y हमारा 5, ये 5 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हो गया 3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो गया 5। समझ में आई बात, क्लियर है, नोट कर लो इसको, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल मेथड। अब क्या है, आगे भी हैं ग्राफिकल मेथड से हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। तो क्या करना है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, देखो सीधी सी बात है, ग्राफ बनाने में आपने इतना तो देख ही लिया, टाइम लगता है, देखो, ठीक है। अब है क्या कि दो लाइन में किस किस टाइप की कंडीशन हो सकती है, खुद से सोच के देखना। हमारे पास टोटल 3 कंडीशन आएंगी, यार सोच के देखोगे, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, कि जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो 2 लाइन क्या हो सकती हैं, ऐसे एक लाइन जा सकती है और एक लाइन एक ऐसे जा सकती है, यानी 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी 1 पॉइंट पे। यानी पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, ठीक है, एट 1 पॉइंट। पहली कंडीशन ये हो सकती है लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, ये लाइन 1 है, ये लाइन दूसरी है, ग्राफ बनाया देखा ऐसा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन होती है कि एक लाइन ये आई मान लो और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ गई, ऐसा भी हो जाता है। भाई तुम्हें 2 लाइन दे रखी हैं, तुमने पहली लाइन बनाई और दूसरी लाइन उसी के ऊपर आ गई, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, इसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और तीसरा और लास्ट केस होता है कि जब 2 लाइन हमारी पैरेलल हो जाती, क्या हो जाती है, पैरेलल, ठीक है। तो 3 केस बनते हैं, यानी कभी भी हम जब ग्राफ बनाते हैं 2 लाइन का, तो उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसमें पॉसिबिलिटी है कि 2 लाइन इंटरसेक्ट कर जाएं किसी एक पॉइंट पे,
लाइन बनाई 1 और 2 इंटरसेक्ट करके किसी एक पॉइंट पे, या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हमारी आ गई, कोइंसिडेंट लाइन जिसको हम बोलते हैं, या फिर दो लाइन हमारी पैरेलल हो गई। क्या हो गई? दो लाइन हमारी पैरेलल हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। ठीक है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन हो गई, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट हो गया, ठीक है, और पैरेलल हो गया। ये तीन ही केस बनते हैं, आप और कोई केस सोच ही नहीं सकते हो। ठीक है, यही तीन केस बनते हैं बस दो लाइन में। ठीक है, अब देखो, तो ये दो तीन जो केस है, अगर मैं आपसे पूछूं, दो लाइन आपको दे दूं और पूछूं भैया तुम बताओ कौन सा केस है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर ये है, तो आप क्या करोगे कि सर देखो मैंने ग्राफ बनाऊंगा, जैसे ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, पहला क्वेश्चन में भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था, तो आगे चल के और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं ग्राफ राफ ना बनाऊं, बिना ग्राफ बनाए बता दूं कि क्या आने वाला है आंसर। समझ रहे हो? बिना ग्राफ बनाए तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, जिसको बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी की कंडीशन। कंसिस्टेंसी का मतलब है हम ये देखना चाहते हैं कि ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है एक्चुअल में। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब यहां पे ये है। अच्छा, आप बताओ, जब लाइन इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट पे, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसमें हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा जी, जब लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है, कोइंसिडेंट है, तो आप देख रहे हो बहुत सारे पॉइंट कॉमन है, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन का मतलब ही होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉमन पॉइंट्स। तो यहां पे एक ही पॉइंट कॉमन है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। यहां पे बहुत सारे पॉइंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं, तो इसीलिए बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। अच्छे से थ्योरी समझ लो। ठीक है, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। अच्छा जी, ये आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे से बात, इसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिक सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये हो गया नो सॉल्यूशन। अब बात है सर बिना ग्राफ बताए कैसे बताऊं? तो अब आपको रूल याद रखना है। क्या? अब जैसे मुझे पता है कि मेरी दो लाइन कैसी होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन मेरी क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मेरी दो लाइन है, ये मेरी दो लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस, इस तरीके से। अब आप ध्यान रखना, x के कोफिशिएंट को a1 a2 बोला जा रहा है, ये ध्यान रखो, y के कोफिशिएंट को b1 b2 बोला जा रहा है, और रिमेनिंग को कांस्टेंट टर्म। अगर कोई मान लो नंबर अगर RHS में लिखा है तो उसको आप LHS में लिख लेना। ठीक है, जिससे c1 c2 आपका आ जाए। क्या बोला मैंने, फिर सुन लो, x का कोफिशिएंट है a1 a2, पहली लाइन का a1, दूसरी लाइन का a2, y का कोफिशिएंट है b1 b2 और कांस्टेंट c1 c2। तो आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 निकालना है, यानी कि x के कोफिशिएंट को डिवाइड करना है, y के कोफिशिएंट को डिवाइड करना है। अगर ये आपस में इक्वल नहीं आए तो समझ जाना यूनिक सॉल्यूशन है, कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो यही है कंसिस्टेंसी। ठीक है, सुनना, इनफाइनाइट में क्या होगा, a1 अपॉन a2 निकालना, b1 अपॉन b2 निकालना, और इसमें तुम्हें c1 अपॉन c2 भी निकालना होगा। अगर तीनों इक्वल आ गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर ये आपस में इक्वल नहीं आए तो c1 c2 चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसमें है c1 c2, इसमें भी c1 c2, इसमें क्या है, a1 अपॉन a2 आएगा, b1 अपॉन b2 आएगा, और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आएगा। तो ये अगर तीन कंडीशन याद हैं, ठीक है, और ये पता होना चाहिए a1 a2 क्या है, a1 a2 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 b2 क्या है, y का कोफिशिएंट, और c1 c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो आप इनसे डायरेक्ट बता सकते हो कि आपका आंसर किस टाइप का है, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बात। अच्छा, जिसमें कोई सॉल्यूशन आता है, चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, यानी कि लाइन इंटरसेक्ट करे या कोइंसिडेंट हो, इन दोनों केसेस को यानी ये और ये, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट।
अगर पेपर में तुमसे बोले कि बताओ ये दोनों लाइन कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो कंसिस्टेंट कब कब हो सकता है, जब आपको सॉल्यूशन मिल जाए, चाहे वो यूनिक मिल जाए चाहे फिर आपको वो इनफाइनाइट मिल जाए, मतलब मिलना चाहिए कोई सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। बस इतना सा है। अब आप पहले नोट कर लो, इतना बढ़िया से मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको, ठीक है, अब अगर आपको इतनी सी बात अच्छे से समझ में अगर आ गई है, ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ओवरव्यू फटाफट देता हूँ। देखो, हमने सीख लिया कि दो लाइन का हम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ग्राफ ना बनाएं, बिना ग्राफ बताए बता दें कि उसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है, कोइंसिडेंट है, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप रेशियो निकाल के डायरेक्ट बता सकते हो। तो अगर आपका a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, तीनों इक्वल है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो इक्वल है एक अनइक्वल है तो इनकंसिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन ऑफ पैरेलल। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। चलो, तो इसको फटाफट नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियरिटी आएगी क्वेश्चंस करते टाइम, ठीक है। तो देखो, जैसे ये है सेकंड क्वेश्चन हमारा, क्या लिखा है, ऑन कंपेयरिंग रेशियो फाइंड आउट द लाइन रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। क्या है ये जो तीन टाइप मैंने बताया ना, पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ये तुम्हें बताना है। तो चलो, पहला पार्ट क्या है, तो पहला पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस का 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये है। तो क्या करना है, हमें a1/a2 निकालना है। ऐसे पेपर में ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, यानी कि x का कोफिशिएंट बताया था ना, a1/a2 क्या होता है, a1/a2 होता है x का कोफिशिएंट, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां से 5 और a2 यहां पे 7, ठीक है। अब चलो b1/b2 निकाल लो, तो y का कोफिशिएंट -6 और ये 6 -4 और ये 6, 2 से कैंसिल हो रहा है, -2/3। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो C1 C2 चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका इस वाले पार्ट में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया है। और ये किसका कंडीशन है, देख लो, ये किसका कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी इंटरसेक्टिंग का। किसका है, आपसे पूछा था ना, लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है क्या, तो आप लिख दोगे इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, ये आंसर हो गया, क्योंकि इक्वल नहीं आया। बात समझ में आ गई। चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई सेकंड पार्ट में हमारे पास है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे a1/a2 करूँ तो 9/18 कितना आएगा, 1/2, और b1/b2 करूँ, b1/b2 यानी 3 और ये 6 y का कोफिशिएंट, तो ये भी 1/2 आ गया, क्या बात है। और c1/c2 करूँ तो 12/24, तो ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी 1/2। तो क्या ये तीनों इक्वल आ गए, और तीनों इक्वल की कंडीशन क्या थी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलूं या कोइंसिडेंट लाइन बोलूं, क्या बोलूं, कोइंसिडेंट लाइन। इसमें कोइंसिडेंट लिखा है ना, तो जो लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन। कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट में लाइन है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो a1/a2 करा तो 6/2 3 आएगा, b1/b2 करा तो खुद से करो, y का कोफिशिएंट यहाँ -3 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो -3/-1, तो ये 3 आ गया। c1/c2 ये 10 और ये 9 है, नहीं 10/9, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये आपस में इक्वल नहीं है। तो यानी कि a1/a2, b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, पैरेलल। कैसा है, पैरेलल केस है। देखो ना, पैरेलल में तो लिखवाया था ऐसा केस। समझ में आया रेशियो कैसे लेते हैं और कैसे बताते हैं कि इंटरसेक्टिंग है या क्या है। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया से समझ में
आगे उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल। और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन भी इसी पे डिपेंडेंट है। अब थर्ड में लिख दिया है कि आप रेशियो देखो और बताओ लाइन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। इन्होंने पैरेलल, यूनिक और इनफाइनाइट की बात नहीं करी है, ये बोल रहे हैं कंसिस्टेंट बता दो और इनकंसिस्टेंट। तो आप बताओ कंसिस्टेंट कब कब है, यूनिक और इनफाइनाइट में, यानी कि हम आंसर निकालेंगे तो जिस केस में यूनिक आएगा या इनफाइनाइट आएगा तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, जिसमें पैरेलल आएगा यानी कि नो सॉल्यूशन आएगा तो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। एक बार पेशेंस रख के वीडियो पॉज करके थोड़ा माइंड में क्लियरिटी लाओ किसमें क्या क्या लिखवाया है, ठीक है। ये नहीं बस वीडियो देखते जा रहे हो, थोड़ा वीडियो रोको, थोड़ा लिखो, एक बार कॉपी पेन चलाओ, ठीक है, कि अच्छा इसमें कंसिस्टेंट में क्या था, कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग भी था और यानी यूनिक सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट। अच्छा इनकंसिस्टेंट में क्या था, पैरेलल यानी नो सॉल्यूशन, ऐसे, ठीक है। चलो अब हम सारे पार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है तो भाई फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3x + 2y = 5 और दूसरी लाइन क्या है 2x - 3y = 7, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा चलो रेशियो लेते हैं, a1/a2 3/2 आ जाएगा, b1/b2 तो ये 2 है और y का कोफिशिएंट है -3 है, तो ये तो -2/3 आएगा क्योंकि माइनस ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है इक्वल। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इसमें आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ना। और यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट में रखते हैं, किस में रखते हैं, कंसिस्टेंट में रखते हैं भाई, ठीक है, बात समझ में आ गई। यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट में रखेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है, समझ में आ गया, ये कंसिस्टेंट हो गया ना। सेकंड पार्ट में है 2x - 3y = 8 लिखा है, तो मैं LHS में लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस का 8 हो जाएगा ना क्योंकि कांस्टेंट टर्म को आप LHS में लिखा करो। फिर है ये 4x - 6y, 9 को LHS में लिख लो यानी -9 = 0, ऐसा लिख लिया मैंने, ठीक है। अब रेशियो फिर से लेता हूँ, a1/a2 कितना आएगा 2/4 यानी कि आ जाएगा 1/2, ठीक है, a1/a2 2/4 1/2 आ गया। अब हम b1/b2 निकाल लेंगे, -3/6, ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो ये 1/2 आएगा, ठीक है, तो यानी ये सेम आ रहे हैं। अब हम c1/c2 निकालेंगे तो माइनस का 8/-9 तो ये तो 8/9 आया। तो ये आपस में देखो इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो यानी यहाँ पे कंडीशन आई है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसका केस था, रिकॉल करो, पेज पलटो थोड़ा, पैरेलल था, यानी पैरेलल में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, क्या होता है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया भाई हमारा, हमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना था। अब थर्ड पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3/2x + 5/3y -7 कर लेते, +7 है ना तो इसको LHS में लिख लो, -7 = 0। फिर आपका है 9x - 10y और 14 को LHS में लिख दो = 0, ठीक है, मतलब 3/2x + 5/3y, 7 को LHS में लिखा, 9x - 10y - 14 = 0। तो यहाँ पे अगर हम a1/a2 निकालें यानी कि a1 मतलब 3/2, a2 मतलब 9, ठीक है। अच्छा कुछ लोग सोचेंगे 9 का क्या होगा, देखो 9 नीचे है तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 3/2 × 9 कितना होता है 18, तो ये 1/6 आएगा, ठीक है। फिर b1/b2 निकालो तो ये 5/3 है और नीचे है -10, तो नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, मैंने बताया, तो माइनस का और माइनस ऊपर पहुंच जाएगा 5/30 यानी -1/6 आया। तो ये तो आप देखो, ये पता है ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव आने जैसे, ये आपस में इक्वल तो नहीं हो पाएंगे। तो आपको पता है कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो ये किसकी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। आया समझ में, थर्ड पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो भाई फोर्थ पार्ट में, ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट में 5x -
3y इक्वल टू 11, और 11 को मैं LHS में लिख लेता हूँ, तो माइनस का 11 इक्वल टू 0, माइनस का 10x प्लस का 6y, और ये माइनस का 22 है तो प्लस का 22 हो जाएगा, ठीक है। सबको मैंने LHS में कर लिया। 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y प्लस का 22 इक्वल टू 0। तो चलो मैंने a1/a2 करा, क्या करा, a1/a2। तो ये हो जाएगा, देखो a1 यहाँ पे 5, a2 माइनस का 10, 5 2 जा 10 यानी -1/2 आएगा। b1/b2 करते हैं, माइनस का 3/6, ये b1 है ये b2 है, तो ये भी -1/2 आ गया। c1/c2 करते हैं, -11/22, ये भी -1/2 आ गया। तीनों अगर इक्वल हैं यानी कि a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये किसकी कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और इनफाइनाइट भी कंसिस्टेंट में आता है, किस में आता है, कंसिस्टेंट में, ठीक है। हो गया। अब लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, और तुम तो पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो भाई यहां से अगर मैं इसमें फिफ्थ पार्ट में 4y3x प्लस का 2y, 8 को अगर मैं LHS में लिख दूं यानी -8 इक्वल टू 0, और ये 2x प्लस 3y, और 12 को अगर LHS में लिख दूं यानी माइनस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। 4y3x प्लस का 2y इक्वल टू -8 इक्वल टू 0, 4y3x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब a1/a2 निकालो, तो 4/3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, तो 2 इंटू मतलब ये नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 आएगा यानी 2/3 आया। b1/b2 निकालो, 2/3 है। c1/c2 निकालो यानी कि -8/12, तो माइनस माइनस कट गया, 4 से काटा तो 2/3 ये भी आ गया। सेम आ रहा है इसमें भी, तो ये भी क्या है, तीनों सेम है यानी इनफाइनाइट होगा यानी कंसिस्टेंट होगा। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इस पार्ट में हम थर्ड क्वेश्चन तक रहने देते हैं, ठीक है। वैसे ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे फोर्थ क्वेश्चन से क्वेश्चंस कवर करूंगा, उस पार्ट में कवर हो जाएगा। अगर ये वीडियो बहुत दिनों बाद देख रहे हो, ठीक है, जब ये वीडियो पब्लिश हुआ है, ठीक है, तो आपको तो यहाँ चैनल पर कैसे मिल जाएगा। और अगर आप बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में आपको सारी NCERT के सॉल्यूशन लाइन से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें लाइन से आपको सारे क्वेश्चन चैप्टर मिल ही जाएंगे। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया हो। अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।